हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का कोर्स हम करेंगे आपके साथ, या ना साउथ सिटी पीसीएमबी पर। क्लास 12th और क्लास 10th आईएससी आईसीएसई बोर्ड को हम कर रहे हैं फॉलो। इन्हें ही टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका कोर्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का कोर्स हम करा रहे हैं। हम किसी कीमत पर जेईई और नीट की तरफ आपको भटका नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस आप दे रहे हैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, वो चीजें प्रिपेयर कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आनी है। अच्छा, क्लास 12 चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ना स्टार्ट करके हमने काम को रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया है, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो सितंबर के मंथ से आना स्टार्ट होंगे और तब तक आपकी ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुकी होगी और पीछे का कोर्स हम पढ़ा रहे होंगे तो आप मैनेज नहीं करेंगे, इसलिए वहीं से पढ़ा रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हैं। आपकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी चल रही है। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 5वां लेक्चर आज है। पावर पैक लेक्चर्स हैं, बकवास कम काम ज्यादा। TIR और प्रिज्म का केस। TIR को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। लास्ट लेक्चर क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड था और क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये पूरी स्टोरी हम लास्ट लेक्चर में करके आए हैं। अच्छा साहब, लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल एंगल करके आए, अच्छी बात। कि क्या होता था, याद करने वाली बात यह है कि क्रिटिकल एंगल का केस आपको दिखाई ही तब देगा जब आपकी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर का ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना आपको नजर नहीं आएगा। इस वजह से डेंसर टू रेयरर में ही इसे पढ़े और जब भी कभी क्रिटिकल एंगल शब्द सुनाई दे तो मान लीजिए कि रे डेंसर से रेयरर जा रही है। अब रे को कहां मोड़ना है? रे को मोड़ना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड आई सजेस्ट यू कि अगर आप इस रे को मीडियम की बाउंड्री पर बना दें तो ऐसा लगने लगेगा कि जैसे रिफ्रैक्शन के बाद रे सरफेस पर चलने लगी। इस सरफेस पे चलने को हम लोग बोलते हैं कि सरफेस पे ग्रेज कर रही है। क्या कर रही है बेटा? सरफेस पर ग्रेज कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जवाब है हाँ, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जवाब है हाँ। रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसी वाले क्रिटिकल एंगल को, इंसिडेंस का एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके करस्पॉन्डिंग रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी रे ग्रेस करने लगे सरफेस पे, हम ऐसे इंसिडेंस के एंगल को नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी ये जो इंसिडेंस का एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है। क्या है बेटा? क्रिटिकल एंगल। मजा आ गया? ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत बार इससे हम लोग जूझते हैं, बहुत बार। इसका सामना तो ऐसे होता है जैसे कोई लिमिट नहीं, खूब जम के हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो ये क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस वाला एंगल क्रिटिकल एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन का एंगल 90 हो जाता है। रे सरफेस पे चलती है, सरफेस पे चलने को ग्रेस बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि डेंसर से रेयरर को तरफ रे जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में केस नहीं है। जो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, तो रिवीजन के तौर पे मैं 1 मिनट के लिए बोल दे रहा हूं। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिश्ता स्थापित करिए। ये रिश्ता क्या है समझना। स्नेल्स लॉ लगाइए, लिखिए sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 वो जहां रे जा रही है, n1 वो जहां से रे आ रही है। अगर मैं जानबूझ के ये कह दूं कि रेयरर मीडियम जो है वो एयर है, यानी एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही रहने वाला है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लें, तो जहां रे जा रही है वो रेयर है n1, वो n1 वैल्यू वाला, और जहां से रे आ रही है ये n है। इसका मतलब ये जो चीज है 1 वैल्यू, ये हमारे लिए n2 का काम करेगी, और ये जो चीज है ये हमारे लिए n1 का काम करेगी। अर्थ ये निकल कर आया कि n1 वो मीडियम जहां से रे जा रही है, n2 वो मीडियम जहां रे जा रही है, तो n2 की जगह 1 और n1 की जगह n आ गया। अगर हम sin IC लिख दें, यानी एंगल को क्रिटिकल एंगल के बराबर रख दें, तो लॉजिकली r की वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी? 90, n2 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू n, तो sin
IC होल डिवाइडेड बाय 1 sin 90 1 होता है, दिस बिकम्स 1 by n। तो यहाँ से हमारे पास sin IC इक्वल टू 1 by n या फिर cosic IC इक्वल टू n। ये दो शक्लों में फॉर्मूला आते हैं, जिसमें भी आपको पसंद आए आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आपको समझ में आता है फॉर्मूला देखकर तुरंत, मैथ के बच्चे हैं सारे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो घट जाती है, यानी बहुत कम एंगल पर ही क्रिटिकल एंगल मिल जाता है, ग्रेजिंग होने लग जाती है। क्या बात। एक छोटी सी बात आपको और बताते हैं कि अगर आप ग्लास की बात कर रहे हैं तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, और ऐसे समय पे जो क्रिटिकल एंगल मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री मिलता है। इसी जगह पर अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है ग्लास में बेटा 42 डिग्री मिलता है, और वाटर में बच्चे 48 डिग्री मिलता है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, ठीक है। ये हिस्सा क्रिटिकल एंगल का है। अब जो चर्चा है वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो चलो चर्चा करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो हम काम करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट फिर से बच्चा वही कि हमारे पास कोई एक मीडियम है जिसको डेंसर कह रहे हैं, कोई एक मीडियम है जिसे हम रेयरर कह रहे हैं, एक रे आ रही है और फिर वो ग्रेस करने लग जा रही है, और ग्रेस करने वाली जो कहानी है इसे हम नाम देते हैं ग्रेजिंग की स्टोरी। और ग्रेजिंग की स्टोरी का अर्थ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बनाकर लाए हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के एग्जैक्ट बराबर है। अब क्या कर रहे हैं, अब कोई दूसरी रे ले रहे हैं। अब ये जो दूसरी रे है ये इंश्योर कर रही है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक। अब क्योंकि रे आप देखें कि जब आप रे ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, मतलब जब ये रे इधर की तरफ जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, तो ये रे इधर मुड़ती है जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। अब ग्रेजिंग के बाद अगर और एंगल को मोड़ दिया गया तो ये रे पीछे मुड़ जानी चाहिए। पीछे मुड़ जाने का मतलब अपने ही मीडियम में इस रे को लौट कर वापस आ जाना था, ये आ जाएगी। और पाया जाता है कि रे सच में अपने पाथ पर लौट कर वापस आ जाती है। एंड यू सी कि ये जो एंगल है ये R है और ये I के बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि जब ये रे ट्रांसपेरेंट बाउंड्री, आगे का मीडियम ट्रांसपेरेंट है, या कोई रिफ्लेक्शन के लिए मिरर नहीं है, कोई पॉलिशिंग नहीं है, इसको रिफ्रैक्ट कर जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करके पूरी तरह से वापस आ जाती है। बिल्कुल भी रे रिफ्रैक्ट नहीं करती और रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती है, यानी कि R और I आपस में बराबर होते हैं। अर्थ ये निकल कर आता है कि यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्लेक्शन मिरर से नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से हुआ। इसे ही कई किताबों में टोटल रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, कई किताबों में इंटरनल रिफ्लेक्शन दे देते हैं, और ज्यादातर किताबों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख देते हैं। अर्थ ये है कि किसी एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री जब रे डेंसर से रेयरर जा रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो रे ट्रांसमिट ना होकर, रिफ्रैक्ट ना होकर बाउंड्री से वापस बाउंस बैक कर जाती है, और कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये फिनोमेना TIR कहलाता है। इस TIR के फिनोमेना में बहुत खास बात है कि कंडीशंस क्या है। इसकी जगह लिखना चाहिए शायद हमें नेसेसरी कंडीशंस। किन कंडीशंस पे, किन शर्तों पर ये TIR का फिनोमेना सामने आता है। तो पहली कंडीशन ये है कि रे जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही हो। अगर डेंसर से रेयरर की तरफ नहीं जा रही तो इसका अर्थ ये है कि TIR का केस सामने नहीं आएगा, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तभी TIR होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थ निकल के आया कि दो कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है कि डेंसर से रेयरर रे जा रही हो, दूसरा I IC से बड़ा होना चाहिए, और ऐसा होने पर TIR हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, देर आफ्टर इसके बारे में बातें करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है,
बहुत मशहूर टाइप का डायग्राम है। ये N1 है, ये N2 है, यानी कि ये मीडियम 2 है और ये बेटा मीडियम 1 है। अर्थ निकल कर आता है कि मीडियम 1 मीडियम 2 के कुछ रिश्ते होंगे। जवाब है हाँ। रिश्ता सिर्फ ऐसे है कि अगर ये आदमी डेंसर हुआ और ऊपर वाला रेयरर हुआ तभी TIR और क्रिटिकल एंगल का केस आएगा। यानी कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ज्यादा चाहिए दूसरे वाले से, ये गिवन बात है। अब इससे क्या कर सकते हैं, एक रे निकालो जो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो, तो लॉजिकली यहाँ तो जीरो का एंगल है, कहोगे 90 बना रहे हो, अबे सरफेस से 90 नॉर्मल से तो जीरो एंगल है, इस वजह से ये रे किसी कीमत पे बेंड नहीं होगी, परपेंडिकुलर गिरने वाली रे सीधी चली जाती। एक रे ये निकाली गई और ये निकालने के बाद इसे जाना सीधा था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अगर आप इसे बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, इस तरफ बेंड हो गई। और जबकि ये रे इस तरफ बेंड हो गई तो हमने कहा ठीक है बढ़िया। तो रे को और बड़े एंगल पे भेजा गया, जितना दूर जाएगा नॉर्मल से एंगल उतना बढ़ता जाएगा और कभी ना कभी IC क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल हो गया और ये रे आगे चली गई। और हम कहेंगे कि रे क्या करने लगे बेटा, ग्रेस, और ये क्या एंगल मिल गया 90 डिग्री। और तुम्हें इसी का तो इंतजार था कि जिस वक्त क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आ जाएगी उसके बाद अगर हम और दूर कोई रे भेजेंगे तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही हो जाएगा हम कहेंगे टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको टोटल रिफ्लेक्शन लिख दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दो, सभी की बात है। एंड यू सी ये आर ये TIR केस। लाइट आगे गई ही नहीं, क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बढ़िया सवाल कराता हूँ इस क्रिटिकल एंगल पर और TIR में एक आध चीजें दिखाता हूँ आपको। इसे देखो, आप बहुत फेमस फोटो है, इसे पहचानो। कोई एक सोर्स लगाया लाइट का और वहां से एक बीम डाली है, व्हाइट आपको दिख रही होगी, ठीक। अब ये बीम जो है इस ग्लास के इस तरह के सेमी सर्कुलर टाइप का एक स्लैब आपके पास पड़ा है, इस पर आप एक ये बीम डाल रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस पे बीम पड़ी। अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक बीम रिफ्लेक्ट बैक होती आ रही है जो ये दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंस होने पर इस जगह पर TIR का केस आया। ये व्हाइट लाइट के साथ है, थोड़ा सा लाइट जला करके फोटो खींची गई है, डिफ्यूज्ड केस नजर आता है, तो क्यों ना अंधेरे में काम किया जाए। तो डार्क बैकग्राउंड लेकर के थोड़ा अंधेरा करके लेजर लाइट से काम किया गया। लेजर लाइट का फायदा ये है कि मोनोक्रोमैटिक बीम होती है और वो स्कैटर नहीं होती है, सीधी सीधी चलती है। स्कैटर तो होती है लेकिन वो ऐसे डिफ्यूज नहीं होती। तो एक सीधी रे आपको दिखाई दी, पहले तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी जो भी हुई। अब ये रे आ रही है, अब जो रे आ रही है उसे बहुत ध्यान से देखना। यहां से बनाया गया एक नॉर्मल और तुम्हें दिख रहा है कि ये एंगल भाई साहब बहुत बड़ा है, और ये तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर है क्योंकि अंदर है वाटर और बाहर है बेटा एयर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब ये जो चीज है ये डेंसर है और बाहर जो है एयर वो रेयर है। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अर्थ ये हुआ कि रे TIR कर जाएगी, इस तरह से बेंड हो गई, आगे ही नहीं गई। ट्रांसपेरेंट मीडियम तक चलने की नौबत थी पर वो गई नहीं। इसका एक छोटा सा और बढ़िया सवाल कराते हैं, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं आपको रीड करता हूँ। मान लो कि आपके पास इस प्रकार से एक जोन है जिसके नीचे कुछ लिक्विड एक्सेट्रा भरा हुआ है, लिक्विड ही मान लेते हैं। ये नदी के अंदर की बात है, नदी के अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो चल ही रहा है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ऑब्जेक्ट का मतलब बल्ब मान लेते हैं, और ये जल रहा है तो चारों तरफ लाइट जल रहा है। बाहर से अगर हम देखेंगे, बाहर एयर है, तो मुझे ये बताओ एयर में कितना हिस्सा आपको पानी का चमकता नजर आएगा। तो एक बात समझना, इस बल्ब से ऐसे रे गुजारो और इस बल्ब से इधर भी रे निकालो, तो तुमको एक चीज समझ में आएगी कि सर अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए तो कभी न कभी ऐसा कंडीशन आएगी जरूर कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। मैं इधर भी बना सकता हूँ लेकिन दोनों तरफ सिमेट्रिक आएगा, है ना, ये ऐसे।
आपने डायरेक्ट आईसी की बात कर ली ना, डायरेक्ट आईसी की बात नहीं करी। मैंने कहा इसको और दूर करो और दूर करो, रिफ्रैक्ट हो रहा होगा। भाई जो रे इधर आ रही है वो रे रिफ्रैक्ट होकर के आगे चली जाएगी, लेकिन मैं तो उतनी दूर दूर की रे की बात कर रहा हूँ कि और दूर और दूर और दूर और दूर जाते जाते मैं पा रहा हूँ कि कभी ना कभी क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, और जिस वक्त क्रिटिकल एंगल आ जाएगा हमारी रे बाहर निकलने की बजाय सरफेस पे ग्रेस करने लग जाएंगी। और जब सरफेस पे ग्रेस करेंगी तो हम पाएंगे कि ये वो जोन है जिस जोन की रेज हमारे सरफेस से बाहर आ रही थी। मतलब यहाँ पे तो रेज बाहर की तरफ आ रही थी क्योंकि एंगल जो था वो क्रिटिकल एंगल से कम था, परंतु तुम पाओगे कि अगर कोई रे गलती से, ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर गई तो लॉजिकली TIR कर जाएगी। अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर गई तो लॉजिकली TIR कर जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वो जोन है जो जोन हमारे लिए बाहर से चमक रहा होगा, और क्योंकि ये जोन बाहर से चमक रहा होगा तो ये वो एरिया है जो बाहर से शाइनिंग दिखाई देगा। इसके अलावा बाहर का एरिया, जबकि हमारा बल्ब वहां भी लाइट भेज रहा है, पर हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कोई लाइट आ रही थी या नहीं आ रही थी, क्योंकि नीचे वाली लाइट बाहर गई ही नहीं, अपने ही मीडियम में वापस आ गई। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि बताओ वो सर्कुलर एरिया जिस एरिया में हम चमक देख पा रहे हैं। तो चमक बता देते हैं कितने में देख पा रहे हैं, बड़ा आसान है। देखो बेटा, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करो। सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर रेडियस मिल रही है, और बल्ब जो हमारा है वो h डेप्थ नीचे रखा है, और उसके बाद अगर तुम बहुत ध्यान से देखो बेटा तो तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, ठीक, और ये ठीक, इसको नाम देते हैं O दिया, P देते हैं और Q देते हैं, ठीक है। अगर ये IC है तो फिर ये भी क्या है बेटा, IC। ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखना बेटा, ट्रायंगल OQP, मैं लगाता हूँ बेटा tan IC क्रिटिकल एंगल, तो वो होगा परपेंडिकुलर जो है वैल्यू रेडियस की, और ये है बेस, बेस की जगह हाइट लिख देते हैं, कितनी डेप्थ में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला बन गया बेटा h टाइम tan IC। तो तुम IC की वैल्यू पहले से जानते हो कि cosec इनवर्स n है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ी हुई क्वांटिटी है, तो वो यहाँ रखना ही। तो तुम्हें क्रिटिकल एंगल पता है, और अगर एरिया जो जगमग एरिया है जो चमक रहा है वो कितना है, तो हम कहेंगे वो तो सर पाई r स्क्वायर है। पाई को पाई रहने दो, h की जगह h स्क्वायर लिखो और tan स्क्वायर IC लिखो। ये वो एरिया है जो शानदार तरीके से जगमगा रहा है, चमक रहा है, मजा आ रही है देख करके। दिस इज व्हाट वी सी इन द रिवर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर बोर्ड में रिपीटेडली पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। फिर ये TIR के केसेस हैं। अब TIR का केस जो हमें पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है वो बताता हूँ। TIR इन प्रिज्म, प्रिज्म में होने वाला TIR और उनके केसेस। तो मैं आपको छोटे छोटे केसेस बताता हूँ। मैं सबसे पहले 60-60-60 इक्विलेटरल प्रिज्म ले रहा हूँ। मैंने जानबूझ के कह रहा हूँ कि एक साइड 60 है, दूसरी भी 60 है, ये 60 है, दूसरा भी 60 है, और तीसरा भी 60 है। और ये ग्लास का प्रिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है वरना बात नहीं बनेगी, ठीक। ग्लास का प्रिज्म इरेज कर देता हूँ, कहीं डायग्राम बनाना पड़ेगा अभी। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए एक रे ले रहे हैं, जो रे हमारे प्रिज्म की पहली सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी। परपेंडिकुलर फॉल कराने का फायदा ये है कि पहले जो रे है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो यहाँ पर रे डेंसर टू रेयरर जाएगी, तो लॉजिकली TIR और क्रिटिकल एंगल का केस यहीं मिलेगा और तो कहीं मिलेगा नहीं। इस वजह से क्या करते हैं कि ऊपर से परपेंडिकुलर रे गिरा लेते हैं। उस रे को गिराने का फायदा ये कि 90 पे आ रही है, 90 पे ही जाएगी, बेसिकली डेविएशन होगा नहीं, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो बेटा आसान हो जाएगी। तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा आसान बना लेने के लिए हम लोग ये कर्म किया करते हैं। खैर फिलहाल ये बात आ गई। अब क्या करें, यहाँ पे सर एक काम करो कि एक नॉर्मल बनाकर देखो।
अब नॉर्मल बनाने के बाद ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चा जिसने भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझ लिया कितना है, तो वही ये बात समझ पाएगा कि क्रिटिकल एंगल को पार कर रहा है या नहीं। हमने सीखा था क्योंकि ग्लास का प्रिज्म है तो हमारे लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चा, अभी लिखवाई थी 42 डिग्रीज। अगर ये वाटर होता तो 48 डिग्रीज। अच्छा सा ये एंगल 90, ये 60, तो बचा कितना बेटा 30 डिग्री। कैसे पता, ट्राइंगल के अंदर वाला सम 180 होता है, सॉल्व कर लो 30 आएगा। अच्छा नॉर्मल के साथ तुम एंगल देखोगे तो 90 डिग्री होता है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया यार, क्योंकि 30 और 60 90 होता है। तो हमारे पास जो एंगल बच रहा है वो तो 60 डिग्री है, और 60 डिग्री 42 से तो बड़ा ही है, तो झक मार के TIR हुआ। तो जैसे TIR हुआ तुमने रे बना दी। अरे वाह, ये रे बनाई तो ये I = R को फॉलो करेगा, यानी यहाँ भी कितना एंगल लेगा 60। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब ये 30 डिग्री है, ये 30 है 60 तो मतलब ये 90 है। और जो भी इस दुनिया में 90 है वो आदमी सीधा सीधी बात करेगा कि भैया ऐसा है कि हम 90 डिग्री वाले रे हैं और हम में किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होता है। बना दे थोड़ा सा इसे, तो 90 लगना भी चाहिए ना, ये ऐसे। अब ठीक, तो ये रहा अपना 90, तो 90 वाला सीधा चला गया। अब अगर आप देखें तो ये TIR हुआ। जब ये TIR हुआ तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये भी तो बता दीजिए कि डेविएशन कितने का है। हमने कहा इंसिडेंट रे कहाँ थी, हमने कहा ये थी। हमने कहा कि अच्छा इमर्जेंट रे का है ये, तो इनके बीच का ये जो एंगल बनेगा यही तो डेविएशन का एंगल है। जवाब है हाँ। एंगल कितना 30, तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से 30 और 30 कितना मिला के हुआ 60, तो डेविएशन भी कितना आया 60 आ जाएगा। और खेले 60 डिग्री के प्रिज्म के बाद एक प्रिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जो खूब पूछा गया है और इंपॉर्टेंट पूछा जाना चाहिए, उसकी महिमा अपरंपार है। ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें हम लगभग ये मानकर चल रहे हैं कि ये एंगल तो 90 है और ये एंगल 45 और ये एंगल 45। अर्थ ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। क्रिटिकल एंगल भाई 42 डिग्री मानकर चल रहे हैं, ग्लास का प्रिज्म ले रहे हैं, तो एक रे बाबूजी ऐसे गिरा दीजिए और आप पहली सरफेस पे जिसे परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे लॉजिकली उसमें कोई डेविएशन शो नहीं करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। अब ये रे यहाँ आ गई, यहाँ ही मतलब ग्लास से बाहर जा रही है, और जब ये ग्लास से बाहर जाएगी तो हम कहेंगे डेंसर से रेयर में जा रही है, और जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो हम चेक करेंगे कि TIR तो नहीं कर रही, क्रिटिकल एंगल का केस तो नहीं आ गया, देन जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल। अब एंगल्स चेक करो, ये एंगल बेटा कितना है 90 मेरे हिसाब से, ये 45 तो बचा कितना 45। अब बच्चों ये 90 है, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाता है 90, तो अंदर भी कितना रहा होगा 90। ये कितना है 45, तो बच कितना रहा है 45, और इंसिडेंस का एंगल हो गया 45, और ये 45 एंगल 42 से बड़ा है, और 42 हमारे लिए क्रिटिकल एंगल है, और जब वो क्रिटिकल एंगल है मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल को एक्सीड कर गया, और जब वो एक्सीड कर गया तो लॉजिकली ये हो गया TIR। आप कहेंगे कि TIR हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये सीधी ही चली आ रही है तो मुझे इसमें कुछ और जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसे सीधा भेज दें 0 डिग्री के इंसिडेंस में, यही होता है। अब आप देखें इसी के पैरेलल कोई रे लाए होते हैं, क्योंकि पैरेलल रेज हैं तो जो डेविएशन एक्सेट्रा जो कुछ भी है वो वैसा ही हो रहा होता जैसा अभी तक हो रहा था, यानी ये रहा सब। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करो, एक बच्चे को बना दो यहाँ पर, तो तुम्हें लगेगा जो सर है उसकी रेस तो यहाँ आ गई और जो पैर है उनकी रेस नीचे आ गई। खड़ा हुआ बच्चा लेटा हुआ हो गया और लेटा हुआ बच्चा खड़ा हुआ हो गया, यानी इमेज जो है वो 90 डिग्री से रोटेट कर रही है। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, इमेज रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। क्या लिखा, इमेज रोटेटेड बाय 90 डिग्रीज। देखो और अच्छी बातें बताते हैं आपको, ये जो प्रिज्म है 90 वाला, ये इसमें और बहुत सारा खेल है, ये सिंगल केस का मैटर नहीं है, ये और भी इसमें खेलना है हमें। देखो क्या खेलना है, ये प्रिज्म है। अच्छा इस प्रिज्म में क्या किया गया, ये 90 डिग्री, तो लॉजिकली इसे फिर 45 लेना है और इसे भी क्या लेना है बेटा
45। अब साहब क्या करें, एक रे लें और इस हाइपो से मतलब हाइपोटेनस इंसिडेंट कराएं। एक रे हाइपोटेनस इंसिडेंट कराई, कहानी वही है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस डाल दी, तो ये भी बेटा फिर 90 रहा होगा। 45 90, तो बचा भी कितना बचा 45। अब सर हमें चेक करना है कि टीआईआर तो नहीं कर रही, उसके लिए तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड यू सी कि नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, और 45 डिग्री तो हमारा 42 यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और जब वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये टीआईआर कर जाएगा, और टीआईआर कर गया साहब टीआईआर का निकाल दे। अब टीआईआर करने में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना आई होगा उतना आर होगा 45। ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो लॉजिकली टोटल एंगल तो 90 ही था, उसमें से ये 45 तुम निकाल चुके हो, तो बचा एंगल भी कितना है बेटा 45। ये 45 है, ये 90 है, तो बचा कितना 45। कैसे बचा 45? अबे ट्रायंगल देखो ना, अंदर का 180 होता है। अच्छा ये रहा, अगर ये 45 है तो नॉर्मल के साथ तो 90 एंगल बनता था, 45 खत्म कर दिया, तो बचा भी कितना बेटा 45। अब फिर वही बात कि जा रहा है ग्लास से बाहर एयर में, यानी डेंसर से रेयर में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है जो कि 42 को एक्सीड कर गया, और 42 तो मेरा क्रिटिकल एंगल था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो हम कहने लगेंगे कि टीआईआर हो गया, तो टीआईआर हो रहा है। अब जब ये टीआईआर हो रहा है तो ये टीआईआर हो रहा है, कितने एंगल से टीआईआर हो रहा है, जितने एंगल का इंसिडेंस है उतने एंगल का रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल कितना है बेटा 45। अब लॉजिकली आपको दिखेगा ये भी 45, ऊपर भी 45, तो यहाँ पे 90, और 90 वाला तो सीधा चला जाएगा। सर एक बात समझ में आती है कि जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे, उन दोनों को अगर देखें तो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, और सेम सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अर्थ ये हुआ कि जो डेविएशन आ रहा है रे में वो 180 डिग्री का है, रे मुड़कर वापस जा रही है अपने पाथ पर, हाँ डेविएशन। इसी चीज को दूसरी तरह से बोलता हूँ कि अगर दो रेस जो पैरेलल ली जा रही हैं, इन्हें इस तरह मिला लिया जाए तो क्या होगा, तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा। आप देखें एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो मुंडी है ऑब्जेक्ट की वो देखें, ये रे आई, ये रे गई, ये रे गई, तो मतलब ये मुंडी वाली रेस तो ये बन गई, यानी कि ऐसे हो गया। ऑब्जेक्ट खड़ा था, ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया, यानी कि इमेज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। इमेज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, क्या आसान केस है, शानदार चीज है। इसके बाद में एक चीज और आपको बताता हूँ, एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जो कि इक्विलेटरल नहीं है, इस तरह का ट्रायंगल ले रहे हैं। ये ट्रायंगल में खास बात क्या है वो सुनना, कि एक हमने जानबूझकर 90 ले रखा है, एक जानबूझकर 60 ले रखा है, और एक 30 ले रखा है, तो मजबूरी हो गई, यानी कि दो एंगल्स जो हैं वो 60 और 30 के, ये ध्यान रखना। ठीक, अब 60 और 30 होने के क्या क्या फायदे हैं वो मैं तुमको समझाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। जिन दो सरफेसेस से 60 का एंगल बन रहा है, अगर इंसिडेंस यहाँ होता है इन दोनों में तो टीआईआर आएगा, और जिन दो सरफेसेस से 30 का एंगल बन रहा है, अगर इन दोनों में इंसिडेंस होता है तो टीआईआर नहीं होगा। ये ट्रिक है, याद रखनी है। मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ कैसे देखो। मान लो कि एक रे है, वो नीचे बेस से इस साइड पे पड़ रही है, और तुम्हें दो कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं जो कि उन सरफेसेस पर हो रहे हैं जिन दो सरफेस से 60 का एंगल बन रहा था। ये कहने का मतलब इन दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो तुरंत चेक करो कि क्या नॉर्मल बनेगा। हाँ सर नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। हाँ सर आएगा। ये 60, ये 90, तो बचेगा कितना 30। अब नॉर्मल से तो 90 डिग्री का एंगल बनता था, 30 तुम निकाल चुके हो, तो ये कितना है 60। और नॉर्मल से जो एंगल बनता था वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 42 से ज्यादा है, यानी 60 डिग्री। तो टीआईआर होगा कि नहीं होगा? जवाब है हाँ होगा। और अगर टीआईआर होगा तो इसका अर्थ ये है कि टीआईआर करा, कितने पर टीआईआर कराएं? तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60। तो सर ये तय हो गया कि अंदर वाला जो कबाड़ है ये तो 30 डिग्री। जवाब है हाँ। रिफ्रैक्शन तो सर दोबारा हो रहा है, और डेंसर से रेयरर हो रहा है,
तो डेंसर से रेयर में फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं TIR तो नहीं है, तो नॉर्मल बनाया जाए। जब बेटा आप ये नॉर्मल बनाएंगे तो इस नॉर्मल को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लीजिए, कई बार ज्योमेट्री में काम आता है। आप देखें कि ये 30 है बेटा, कितना है 30, ये कितना है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ देख रहा हूँ मैं, रे के साथ नहीं, 90, तो ये कितना बचा बेटा मेरे हिसाब से 60। जवाब है हाँ। टोटल लाइन लीनियर पेयर 180 होता है, 60 हटा चुके हो तो यहाँ कितना बच रहा है बेटा 120। अब ट्राइंगल देखना कौन सा, ये ट्राइंगल देखना, ये ट्राइंगल देखना। अब ट्राइंगल को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये 120 और 120 खत्म हो गया, अंदर का सम 180 आना, 30 तुमने और जोड़ दिया, बन गया 150, बचा कितना 30। तो ये जो एंगल अंदर बच रहा है ये 30, क्या बात, और 30 नॉर्मल के साथ है। हाँ ये तो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो हमने निकाला था आपको ग्लास के लिए बताया 42 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल बड़ा है और 30 डिग्री छोटा है, तो TIR तो होने से रहा, तो होगा रिफ्रैक्शन। अब जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो फिर वो डेंसर से रेयर के केस को फॉलो करेगा कि डेंसर से जब रेयर में जाएंगे क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगे। तो भाई साहब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया और वो निकल गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे पड़ता है कि अगर इन दो सरफेसेस जिनमें 60-60 का एंगल बन रहा है, इन दो सरफेस से अगर कंजर्वेटिव रिफ्रैक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे तुम्हें TIR देखने को मिलेगा, और अगर वहां पर रिफ्रैक्शन होता है जिन दो सरफेसेस से 30 बन रहा है तो तुम्हें TIR देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सीधी सादी ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। पेपर में वही TIR बनाने के लिए आता है जहां सच में TIR होता है, जहां नहीं होता वो पेपर में नहीं आता। इसका मतलब अगर तुम्हें ऐसा सवाल बन के मिल जाए कि कहां से TIR कराओगे तो बाबू चेक नहीं करोगे, स्टार्ट ही यहीं से करोगे और यहीं पे सवाल एंड करोगे, छूओगे भी नहीं ऊपर की सरफेस को। मेरे हिसाब से TIR के केसेस आपको आए। प्रिज्म में 3 तरह के केसेस करने हैं, एक इक्विलेटरल प्रिज्म का, एक 60-30 और 90 वाला, और एक 45-45-90 वाला। कहां-कहां TIR होंगे यही इंपॉर्टेंट है, कितना रे मुड़ेगी और कितना इमेज मुड़ेगी ये देखना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। मच मोर देन सफिशिएंट आज हम लोगों ने कर लिया। आज का एजेंडा अगर मैं आपको बताऊं तो आवर एजेंडा फॉर टुडे वाज टू कवर क्रिटिकल एंगल, उसके बाद TIR, और TIR के बाद TIR इन प्रिज्म, प्रिज्म में पाया जाने वाला TIR। ये 5 टॉपिक्स बेसिकली हमें करने थे, 4 टॉपिक, तो 3-4 टॉपिक हमने आज कर डाले। इनके बाद अब जो चीज़ है वो थोड़ी बहुत अगले टर्म पे, सबसे पहले शुरुआत में आपको TIR का एक एप्लीकेशन बताएंगे जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नाम का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और देयर आफ्टर दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको हम रिफ्रैक्शन में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ हुआ करते हैं, काफी समय हो चुका है, लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, पावर पैक लेक्चर से जितना बोलेंगे उतना पढ़ाएंगे। इसी तरह से चैप्टर्स को सीक्वेंस में बांटा हुआ है, जितने लेक्चर्स बोलेंगे उतने में सब खत्म हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। एंड में प्रॉब्लम सेशंस भी आएंगे आपके लिए। बच्चों ध्यान से देखिए, साउथ सिटी PCMB ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ISC और ICSE 12th और 10th के लेक्चर्स लेके आ रहा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे सवाल आते हैं, कैसी थ्योरी आती है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही कराएंगे हम यहाँ आपको साउथ सिटी PCMB पे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मिलेंगे फिजिक्स के नए लेक्चर्स के साथ जहां हम करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस का सिलेबस। तब तक इंतजार करिए, हमें फॉलो करिए, दूसरे वीडियोस देखिए हमारे चैनल के, और खूब सारा सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।